नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय नीतू मेरे यूट्यूब चैनल। आज अपनी 11वीं की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और आगे की सीखेंगे, तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से, फाउंडर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ है जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है और ये इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी। हु सेड इट? किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है सीमित साधनों का विज्ञान है? तो ऐसा कहने वाले हैं प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैर्स रिसोर्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसके फाउंडर प्रोफेसर एडम स्मिथ। सेकेंड कैटेगरी है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसके फाउंडर है अल्फ्रेड मार्शल। और थर्ड कैटेगरी स्कैरसिटी, जिसके फाउंडर प्रोफेसर रॉबिन्स। एंड फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसके फाउंडर है प्रोफेसर सैमुएलसन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टैटिस्टिक इन फाइंड्स। सांख्यिकी से अभिप्राय है ओनली डाटा, क्या ये केवल आंकड़े हैं? ओनली स्टैटिस्टिकल मेथड, केवल सांख्यिकी विधियां हैं? बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो सांख्यिकी जो है वो डाटा भी है और सांख्यिकी विधियां भी है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, ध्यान देंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है स्टैटिस्टिक के फादर। ये हमारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। यहाँ पे हमारे भी क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी का पिता कहा जाता है गॉटफ्राइड ऑकेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डाटा आर। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डाटा कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। तो जो आंकड़े इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है, द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एट इट्स ओन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, and collected by any different person and used by the investigator, that is called secondary data. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डाटा है वो कैसा है? तो वो ओरिजिनल होता है और कलेक्टेड भी होता है, खुद से कलेक्ट भी किया जाता है और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर इज द सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा। न्यूज़पेपर जो है ये कैसे डाटा का सोर्स है? ये प्राइमरी डाटा का सोर्स है, सेकेंडरी डाटा का सोर्स है, दोनों का सोर्स है या नॉन ऑफ? तो न्यूज़पेपर, यहाँ पे जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद डाटा कलेक्ट नहीं करता। इसके लिए वो उसके एरिया वाइज अपने अलग अलग एजेंट्स रख लेता है और उस एजेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो डायरेक्ट उसके मेन ऑफिस में भेज दिए जाते हैं और वहाँ से न्यूज़पेपर फाइनली हमारे पास पहुँचता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूज़पेपर किस टाइप का डाटा का सोर्स है? देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी डाटा। न्यूज़पेपर जो है वो सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अ गुड सैंपल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन। एक अच्छा सैंपल हमेशा डिपेंड करता है, आधारित होता है किस टाइप के सैंपलिंग पे? रैंडम सैंपलिंग पर। रैंडम सैंपलिंग ऐसा मेथड है जहाँ पे कोई बायस, कोई पार्शलिटी नहीं होती, कोई पक्षपात
नहीं होता। यहाँ पर सैंपल का चुनाव करने के लिए सभी को, जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, जो पॉपुलेशन के डिफरेंट आइटम्स हैं, सभी को अपने सैंपल में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। तो इस तरह से अगर हम लोग सैंपल को चुनेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट होगा वो सबसे करेक्ट होगा। इसीलिए एक अच्छा सैंपल हमेशा रैंडम सैंपलिंग मेथड पर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a small group of items taken from the population is called population, that means area of investigation। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक छोटा सा ग्रुप निकाल लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सैंपल। और जिस मेथड से हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड सैंपल। समग्र के छोटे समूह को प्रतिदर्श कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज प्रोफेसर पीसी महालनोबिस? पीसी महालनोबिस दैट इज प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे? He was an economist। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अर्थशास्त्री थे। When both upper and lower limit are considered, such classes are called। जब निचली और ऊपरी सीमा दोनों पर विचार किया जाता है तो ऐसे क्लासेस को क्या कहते हैं, ऐसे श्रेणी को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके ऑप्शन को समझते हैं। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब अपवर्जी। ये ऐसी श्रेणी होती है जहाँ पे जो अपर लिमिट होता है अपनी श्रेणी का, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दैट मीन्स वो सेकेंड वाले पार्ट में जाके इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अपर और लिमिट, अपर और लोअर दोनों लिमिट को कंसीडर किया गया है, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ऐसी एक सीरीज होती है जिसमें इसका लोअर यूनिट और अपर यूनिट दोनों अपने ही कैटेगरी में सेलेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। इस तरह का जो सीरीज होगा दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। और 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा जो सीरीज होगा उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। यहाँ पे अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके नेक्स्ट वाले सीरीज, नेक्स्ट वाले आइटम्स में इंक्लूड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। क्रोनोलॉजिकल कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है किस आधार पे? कालानुक्रमी। कला, काला मतलब काल, समय के आधार पे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a graph of a cumulative distribution function is known as। cumulative distribution function मतलब ऐसा ग्राफ जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पे बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कोसाइन कर्व। वह ग्राफ जो संचय आवृत्ति फलन को दर्शाता है वह कहलाता है त्वरण चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन ग्राफ पेपर? एक ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थांश होते हैं? जब हम लोग एक ग्राफ पेपर देखते हैं तो उसमें 4 4 4 4 बॉक्सेस का एक एक बॉक्स बना होता है। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इंटरवल 70 80 इज। मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालना है 70 और 80 का, मतलब 70 और 80 का मिड वैल्यू क्या है? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आएगा? 150 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 2 जा 40 और ये 5 10 7 2 5 जा 10। आंसर आ रहा है हमारा 75। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 75।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15. द सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ अ सीरीज फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज. जब हम लोग इंडिविजुअल आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसका अर्थमेटिक मीन, तो ये दोनों जीरो के बराबर होता है. श्रेणी के व्यक्तिगत पथों मतलब सिंगल एक वेरिएबल है केवल x के समांतर माध्य के लिए विचलनों का योग होता है शून्य के बराबर. द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. यहाँ पे आपको ये सारे नंबर्स मिले हैं, इसका रेंज निकालना है. रेंज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. मतलब सबसे बड़ा जो आपका वैल्यू है अपर लिमिट है उसमें माइनस करते हैं हम लोग लोअर लिमिट. तो यहाँ सबसे अपर लिमिट क्या है हमारे पास 81 माइनस सबसे छोटा नंबर अपने को क्या मिला है 35. तो आंसर क्या आएगा 6 और 7 में 3 गया तो 46. रेंज क्या होगा 46. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. रेंज के लिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर देते हैं. विस्तार कहते हैं इसे हिंदी में. क्वेश्चन नंबर 17. द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम इज नोन एज. पदों के विचरण की माप को क्या कहते हैं? वेरिएशन को कहते हैं डिस्पर्जन. मेजर ऑफ वेरिएशन क्या होता है? डिस्पर्जन होता है. अपकिरण होता है, प्रकीर्ण होता है. Algebraic sum of deviation taken from the arithmetic mean is. समांतर माध्य के लिए विचलनों के बीच गणितीय योग होगा 0 शून्य. ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बदल करके दिया गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इफ एक्स वाई इज 0, एक्स वाई 0 है, देन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. ये कोरिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है. अगर x और y 0 है तो इसका कोरिलेशन कैसा होगा? दैट इज नॉन लीनियर. यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बल्कि कुछ डिफरेंट टाइप का कर्व बनेगा. सो द करेक्ट आंसर इज नॉन लीनियर कोरिलेशन. 20. कंज्यूमर. यहाँ सी मिस हो गया है, आप लोग उसे सुधार लेंगे. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज CPI, WPI, IP हमने पढ़ा है. तो CPI जो होता है कंज्यूमर इंडेक्स नंबर जो होता है उसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी है. इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है. Who attempt first to calculate national income during British period? ब्रिटिश शासनकाल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था. ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी. इन इंडिया विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सेम. भारत में कैसी तरह की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी देखा जाता है. इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज मिक्स्ड. सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्रोडक्शन के जो रिसोर्स हैं वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ प्रोडक्शन के जो रिसोर्स होते हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं. और मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ सोशल और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ साथ मिलकर काम करता है. तो अपने देश की इकोनॉमी अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. Which of the following is cash crop? कैश क्रॉप क्या है? नगद फसल किसे कहते हैं? नगद फसल वो फसल होती है जिसका प्रोडक्शन ट्रेड करने के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है. तो ऐसे जो फसल है वो व्हीट भी है, राइस भी है और कॉटन भी है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 24. इन इंडिया द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? भारत में पहला आयरन और स्टील इंडस्ट्री कब बना? 1907, 1907 में बना. नेक्स्ट क्वेश्चन 25. प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग इज. अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि नीति आयोग क्या है। अपने देश में विकास को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती है, 5 ईयर प्लान चलाया जाता है। लेकिन 12 5 ईयर प्लान के बाद ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। इसके जगह पे काम करने के लिए लाया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं वो उस टाइम के पीएम होते हैं। एट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग इज श्री नरेंद्र मोदी। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली रिमेन कन्फाइंड टू द क्रॉप। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति, हरित क्रांति जब आई तो किस चीज की प्रोडक्शन को फोकस किया गया? तो बोथ राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को फोकस किया गया था इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, जैविक कृषि है, क्या है? विदाउट केमिकल के यूज से जो खेती की जाती है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल है, सतत विकास है, धारणीय विकास। अगला क्वेश्चन है 28, which components was included in new economic policy? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति ये 1991 में आया था। इसे एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। When was FEMA executed? FEMA कब बना? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1 जून 1973 को लाया गया था फेमा। फेरा के स्थान पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पर लाया गया। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बनाया गया है 1995। विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ है 1995। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1991। आर्थिक सुधार भारत में आया है 1991। When was NABARD established? NABARD क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बनाया गया 12 जुलाई 1982। The source of rural credit is, ग्रामीण शाख का स्रोत क्या है? मनी लेंडर्स, साहूकार। ग्रामीण शाख आरबीआई के द्वारा नहीं दिया जाता, वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टली नहीं देती, और ये जो मनी लेंडर्स होते हैं गांव में रहने वाले साहूकार जमींदार होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं रूरल क्रेडिट के। द प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HDI मानव विकास सूचकांक के समक्ष कौन सी समस्या है? तो सबसे बड़ी समस्या राइजिंग पॉपुलेशन है, बढ़ती जनसंख्या। दूसरा ब्रेन ड्रेन है, उनका माइंड लॉस है। और तीसरा लो एकेडमिक लेवल है, मतलब शिक्षा का निम्न स्तर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 35, an index number for measuring human development of any country is known as Human Development Index, HDI, मानव विकास सूचकांक। किसी देश के मानव विकास को मापने वाला मानव विकास सूचकांक कहलाता है। Which type of unemployment is found in agriculture sector? कृषि के क्षेत्र में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में डिसगाइज, छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को लगता है कि वो रोजगार में है, बट उनकी वजह से प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, प्रोडक्शन में वृद्धि, उत्पादन की वृद्धि नहीं होती, तो वो छुपे हुए बेरोजगार होते हैं। कंट्री हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इंडिया। अभी भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है पूरे विश्व में। When was first 5-year plan of China initiated? चाइना का पहला 5-year प्लान कब आया? 1953 में। भारत में कब आया? 1951। In China, the Great Leap Forward movement was centralized. चाइना में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक्शन लगाया गया था उसकी दो मुख्य बातें थी, कलेक्टिव फार्मिंग और दूसरी एक्सपेंडेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब हर एक घर में प्रोडक्शन होना है, और दूसरा छोटे छोटे जमीन को मिला करके लार्ज पैमाने पर खेती की जाए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? लैंड, वाटर, एयर, तीन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज।
आज की क्लास में हमने 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद।